नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं विद्वान साथियों। मेरे पीछे आप जो तस्वीर है वो देख रहे होंगे। इस तस्वीर के अंदर बेरोजगार विद्यार्थी नजर आ रहे हैं। जिन विद्यार्थियों के हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए थी, उन विद्यार्थियों के हाथ में आखिर ये तख्ती क्यों? और उन तख्तियों के ऊपर लिखा गया है, ओबीसी आरक्षण विसंगति को दूर करो, बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ न्याय करो, 2018 का आदेश वापस लो। ये सब क्या था? आखिर 2018 के आदेश के बाद में ऐसा क्या हो गया कि ओबीसी के विद्यार्थियों को ही आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा? दूसरे किसी कैटेगरी के विद्यार्थियों को नुकसान क्यों नहीं हुआ? इस आदेश के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन बाड़मेर के इस आंदोलन ने एक संदेश भी दिया कि संदेश के अंदर बिल्कुल तख्ती बताया कि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए पटरियां नहीं उखाड़ेंगे। सरकार को यह कहा गया कि अगर किसी प्रकार की विसंगति है तो उस विसंगति को दूर किया जाए। कई बार क्या होता है कि कोई आदेश पारित करने के बाद में उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में सही तरह से उसका विश्लेषण नहीं होता है, जिसके कारण दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा ही 2018 के आदेश में देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है 2018 का आदेश और क्या है ओबीसी के आरक्षण? अभी कुछ समय पहले से आपने देखा होगा, ये आंदोलन जब भी चल रहा है तब दो तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। क्या है वर्टिकल आरक्षण, हॉरिजेंटल? इसके बारे में भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखिए, जब बात आती है वर्टिकल आरक्षण की, ये वर्टिकल आरक्षण है जिसको हम जन्मजात आरक्षण के रूप में मानते हैं। जन्मजात आरक्षण, कोई ओबीसी के अंदर जिसने जन्म ले लिया उसको आरक्षण मिलेगा कितने प्रतिशत? 21%। ईडब्ल्यूएस के अंदर है तो उसको आरक्षण मिलेगा 10%। इसी प्रकार एससी एसटी वगैरह एमबीसी सभी को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये वर्टिकल आरक्षण है। वर्टिकल आरक्षण अब आ गया इसके साथ साथ दूसरा आरक्षण जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल आरक्षण। हॉरिजेंटल आरक्षण में क्या होता है? आरक्षण में आरक्षण। इसको सरल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि आरक्षण में आरक्षण, ये आरक्षण के अंदर आरक्षण। अब कहोगे सर आरक्षण के अंदर आरक्षण कैसे? जैसे ये 21% ओबीसी के लिए सीटें निर्धारित की गई है, इन 21% की 12.5% भूतपूर्व सैनिकों को दी जाएगी, महिलाओं को इसमें दी जाएगी, हैंडीकैप हो गए उनको दी जाएगी, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो गए उनको दी जाएगी। इससे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर 1000 सीटें हैं मान लो ओबीसी की, तो उसमें से 12.5% उनको मिल जाती है। जनरल में भी ऐसा ही होता है, ईडब्ल्यूएस में भी इसी प्रकार का हॉरिजेंटल आरक्षण है। आरक्षण, हॉरिजेंटल आरक्षण सभी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में भी ऐसा ही होगा और एससी में भी ऐसा ही होगा और एसटी में भी ऐसा होगा। तो इससे किसी भी विद्यार्थी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में मुद्दा यही चल रहा है। राज्य सेवा में इनको 5% दिया जा रहा है, अधीनस्थ सेवा के अंदर 12.5% इनको आरक्षण किनको? भूतपूर्व सैनिकों को दिया जा रहा है। यह आरक्षण का प्रावधान 1988 ईस्वी से आरक्षण का प्रावधान किया गया। एक आदेश आया, इस आदेश ने ही सब कुछ बदल करके रख दिया। वो आदेश था 17 अप्रैल 2018 का आदेश। 17 अप्रैल 2018 के आदेश के अंदर एक लाइन लिखी गई और वो ये थी कि इस आरक्षण में आरक्षित वर्गों, इस आरक्षण में, किस आरक्षण में? हॉरिजेंटल आरक्षण में आरक्षित वर्गों के पदों की तय संख्या की सीमा को, आरक्षित वर्गों के पदों की तय संख्या की सीमा को समाप्त किया जाता है। मतलब 12.5% जो तय की गई थी, अब इस सीमा को समाप्त किया जाता है। मतलब इससे ज्यादा भी भूतपूर्व सैनिक किसमें आ सकते हैं? पहले तो कितने आएंगे? 21% में कितने आएंगे? 12.5% आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे ना, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। अब इन्होंने 12.5% की तय सीमा समाप्त कर दी है। इसका मतलब ये 12.5% से ज्यादा आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 21% के 50% भी आ सकते हैं और 21% के 100% भी आ सकते हैं। अब आप कहोगे क्या सर ये फौजी इतने होशियार होते हैं कि वो इतना पढ़ लिख जाते हैं कि मेरिट के अंदर आ जाते हैं और हम पिछड़ जाते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फौजी होशियार हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, हम उनका सम्मान करते हैं और हमेशा करते आएंगे। अगर वो
पढ़ लिख करके अच्छी तरह से मेरिट में आ जाते हैं तो वो वैसे ही जनरल की कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे, या फिर 21% के अंदर सीधा आ जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आखिर में दिक्कत कहां पर हुई? दिक्कत यहां हुई, देखिए या मैं बता देता हूं आपको। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 का देखिएगा, पूरी विज्ञप्ति के अनुसार पूरा विवरण बता रहा हूं। मैंने पूरी विज्ञप्ति को वापस देखा है, पूरा पढ़ा है और इसकी जानकारी ली। इस विज्ञप्ति में बताया गया कि पद 5000 होंगे, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है 5000 पद होंगे। फिर लिखा हुआ है भूतपूर्व सैनिकों के बैकलॉग पदों सहित, भूतपूर्व सैनिकों के बैकलॉग पदों सहित 5000 पद होंगे। बैकलॉग पद कितने हैं? 1480 पद हैं। बैकलॉग 1480 भूतपूर्व सैनिकों के पद हैं। अब ये 1480 बैकलॉग भूतपूर्व सैनिकों के पद हैं। इन भूतपूर्व सैनिकों में अभी सरकार को भी पता नहीं है कि ये 1480 में से जितने भी आवेदन आए हैं, ये आवेदन भूतपूर्व सैनिकों की कौन सी कैटेगरी के आए, ये सरकार को पहले से पता नहीं रहता है। अब क्या होगा? अब देखिए, मान लो एक जिला है, जिस जिले का नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में पुरुषों की संख्या मैंने बताई है। भीलवाड़ा जिले के अंदर जनरल के अंदर कितने पद है? पुरुषों के 15 पद है। विद्यार्थी सोचेंगे कि 15 है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, यहां वो आवेदन करेंगे। फिर ओबीसी के कितने पद है? पुरुषों के 37 विद्यार्थी खूब सारे यहां पर आवेदन करेंगे। एससी के कितने हैं? 5 पद है। एससी के आरक्षण पदों के लिए आवेदन किए जाएंगे। और एसटी के कितने हैं? एसटी और एससी के ना 5, 8। और इसके लिए भूतपूर्व सैनिकों का बैकलॉग कोटा कितना रखा गया? 57। बैकलॉग को कितने हैं? 57। ये 57 पद इनके अंदर समाहित करेंगे, इनके अंदर कहीं पर भी ये समाहित कर सकते। 57 पद इनमें शामिल किया जा सकता है। तो फिर पीछे रहेगा क्या? ऐसी स्थिति के अंदर जब आवेदन होने के बाद में पता चला कि 57 में से 40 ऐसे थे जो कौन सी कैटेगरी में आते थे? ओबीसी के अंदर आते थे। और ये 40 ओबीसी के अंदर आते थे और यहां पद कितने हैं? 37 है। तो 37 तो इसके अंदर समाहित कर दिए गए। क्या ओबीसी के किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। एक भी विद्यार्थी का इसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहां आपने आवेदन क्यों करवाए ओबीसी के विद्यार्थियों को? यहां आपने उन विद्यार्थियों को तैयारी क्यों करवाई? ऐसी स्थिति के अंदर ये विद्यार्थी अब कहां जाए? जब विद्यार्थी भीलवाड़ा जिले का टॉप रैंक का विद्यार्थी, टॉपर विद्यार्थी, जो संकल्प संस्थान से था, एक बच्चा जिसके हाईएस्ट अंक आए थे, मुझे लगा था ये भीलवाड़ा का टॉपर होगा, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया पता चला कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों नहीं हुआ तेरा सिलेक्शन? तो उन्होंने बताया सर सारे एक्स सर्विसमैन ले लिए। आखिर एक्स सर्विसमैन ओबीसी में क्यों लिए? ओबीसी में एक्स सर्विसमैन इसलिए लिए गए क्योंकि एक्स सर्विसमैन लगभग कितने प्रतिशत? 90% जो होते हैं वो इस वर्ग से होते हैं, ओबीसी वर्ग से होते हैं। और वो आरक्षण का फायदा ले लेते हैं, किसी न किसी में फीस वगैरह में एक दो फायदा लेने के बाद में फिर वो जनरल कैटेगरी उनको समाहित नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में उनको समाहित किया जाता है कहां पर? जिस कैटेगरी के होते हैं उनको उसी कैटेगरी के अंदर समाहित किया जाता है। यह समस्या बहुत बड़ी खतरनाक समस्या है। तय सीमा से ज्यादा बैकलॉग कोटा अंदर आने के कारण यह समस्या बहुत ज्यादा चल रही है। और भूतपूर्व सैनिकों का बैकलॉग कोटा जो 3 साल तक रहता है, इनके खाली रहते हैं। और अब आने वाले समय के अंदर भूतपूर्व सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर एक और विचारणीय बात यह है, क्या ये केवल ओबीसी को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, ये एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सबको नुकसान कर सकते हैं, लेकिन उसमें इस संख्या में फौजी भूतपूर्व सैनिक नहीं है। और भूतपूर्व सैनिक नहीं होने के कारण समस्या, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं। अब एक बात और बता देता हूं कि अगर ऐसा नहीं होता, ये 37 पद है, 37 में से 12.5% भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाए तो भी यहां पर भी ओबीसी के विद्यार्थियों का चयन होता। यहां पर भी एससी, अगर एसटी में 5 में से 12.5% दे दोगे तो भी एसटी के विद्यार्थियों का चयन होगा। यहां एससी के 8 में से 12.5% उनको दे दोगे भूतपूर्व सैनिकों को तो भी चयन होगा। लेकिन 100%, 100% सीटें खत्म कर दी गई, वो चली गई। और बैकलॉग कोटे के जो आपसे इससे ऊपर लिखा हुआ 1480 में से आप समझ लीजिए 1200-1300 जो है भूतपूर्व सैनिक, वो सब ओबीसी से हैं। और जब वो सब ओबीसी से हैं तो उन ओबीसी के अंदर वे जिले जहां पर इन्होंने आवेदन ज्यादा कर लिया, वे सभी जिले इन्होंने क्या कर दिए? लॉक कर दिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली। अब बात आती है ओबीसी आरक्षण में विसंगति क्यों? ओबीसी आरक्षण में विसंगति होने का कारण इसलिए है क्योंकि 90% से अधिक भूतपूर्व सैनिक किस वर्ग से आते हैं? ओबीसी वर्ग से आते हैं। क्योंकि एक तो ओबीसी के अंदर जातियां ज्यादा होने के कारण और
अधिकतर किसान परिवार के जो विद्यार्थी होने के कारण, और वे किसान परिवार के जो बेटे होते हैं सीमा पर जाकर के देश की सुरक्षा में तैनात हो जाते हैं और वे प्रयासरत भी रहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये विसंगति बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब बाड़मेर देख लीजिए, झुंझुनू, सीकर, कहीं पर भी राजस्थान के अंदर देख लीजिए, जहां पर ओबीसी के विद्यार्थी जो होते हैं वे आर्मी की तैयारी ज्यादा करते हैं और वे उसके अंदर चले जाते हैं, रिटायर होकर के वापस आ जाते हैं। और वे अब भूतपूर्व सैनिकों की संख्या अधिक कैसे? पहले भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या प्रावधान था? 8वीं पास का। फिर क्या प्रावधान किया? 10वीं। अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रावधान कर दिया 12th पास के लिए। ऐसी स्थिति के अंदर 12th पास भूतपूर्व सैनिक, कारगिल युद्ध के बाद भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती ज्यादा की गई। वे 10-15 साल की नौकरियां कर करके वापस आ रहे हैं और वापस आकर के वे आवेदन कर रहे हैं। 12th पास भूतपूर्व सैनिक जब सेवानिवृत्त होकर के वापस आएंगे, वे तय मान के चलिएगा वे आवेदन करेंगे और आवेदन करेंगे। अगर भूतपूर्व सैनिक किसी भर्ती में नहीं मिले तो बैकलॉग कोटा आगे आगे चलता रहेगा। 3 साल तक बैकलॉग कोटा रहेगा और 3 साल में कभी भी मिल गए भूतपूर्व सैनिक तो वे सारी की सारी सीटें खत्म कर देंगे। ऐसी स्थिति के अंदर ये वर्तमान में समस्या ज्यादा बढ़ी है। कब? करगिल युद्ध के बाद में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या अचानक बढ़ी है, अचानक बढ़ी है। इससे इनकी योग्यता बढ़ी। पहले 8वीं पास होते थे तो ऐसी स्थिति के अंदर समस्या नहीं थी। और पहले 2018 से पहले तय पद जो होते थे कैटेगरी, उससे ज्यादा तय अंदर नहीं आ सकते थे तो भी ये किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। फिर बात आती है यहां पर समाधान और बेरोजगार विद्यार्थियों के साथ में उचित न्याय क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं भी आप बता देता हूं। बाकी ये तो सरकार को तय करना है कि वो क्या करेंगे, किस तरह से इनके साथ विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा। क्योंकि मुझे इस बात का दुख है कि जब किसी जिले के अंदर, अभी कांस्टेबल का उदाहरण ले रहा हूं, किसी जिले के अंदर आपने ओबीसी के 37 पद दर्शाए हैं और वहां पर एक भी ओबीसी का विद्यार्थी नहीं लिया है, ऐसा विद्यार्थियों के साथ में न्याय नहीं है। उनसे आवेदन करवाया, उनसे तैयारी करवाई गई, उनसे कोचिंग करवाई गई, उन्होंने बड़ी फीस देकर के कोचिंग की। ऐसी स्थिति में उन्होंने किताबें खरीदी, उन्होंने समय खराब किया और पूरा टारगेट किया कि मेरा यहां पर भीलवाड़ा में सिलेक्शन होगा और वहां पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि ये उनके साथ न्याय नहीं था। पहला समाधान यह हो सकता है कि 2018 का आदेश वापस लिया जाए। 2018 का आदेश वापस लेने के बाद भूतपूर्व सैनिकों का बैकलॉग कोटा नहीं रखा जाए, भूतपूर्व सैनिकों के बैकलॉग कोटे को समाप्त कर दिया जाए। वहां लो, अभी जैसे पटवारी का उदाहरण बताऊं, बाड़मेर के अंदर भूतपूर्व सैनिकों की 29 सीटें थी, मात्र कितने आए हैं? 7 आए, बाकी बैकलॉग कोटे में रखी गई है। अब ये बैकलॉग कोटे क्यों रख रहे हो? इस बैकलॉग कोटे को खत्म कर दो। बैकलॉग कोटा जब आप दूसरा किसी को नहीं रख रहे हो तो यहां इनका भी मत रहो। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं है तो राज्य सरकार इस बैकलॉग कोटे को खत्म कर दे। इस बैकलॉग कोटे के तहत क्या करें? प्रतीक्षा सूची जारी करें। अगर उसके तहत आ जाते हैं, न्यूनतम अंक पास का, एक न्यूनतम अंक को 40% अंक रखा जाए न्यूनतम पास के। इस कैटेगरी में अंदर आ रहे हैं तो उनको वेटिंग के अंदर है तो ले लिया जाए, नहीं है तो वो सीटें उस दूसरी वर्ग से भर दी जाए। ऐसा किया जाए, प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। जैसे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2 गुना बुलाया जाता है, 2 गुना बुलाने के बाद में सीटें फुल कर दी जाती है, लेकिन बैकलॉग कोटा नहीं रखना चाहिए था। 2 गुना बुलाने के बावजूद भी फौजी मिलते नहीं है तो उनकी बैकलॉग कोटा जारी रहता है। बाकी सब कैटेगरी मिल जाते हैं, सीटें फुल हो जाती हैं, प्रतीक्षा सूची उनको जारी करने की आवश्यकता नहीं है। और ये नहीं मिलते हैं तो वो खाली रख देते हैं और आगे आगे ये चलता रहता है। इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ये नई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये आगे भी ये नुकसान करेगा। 2018 के बाद भर्तियों पर पुनः विचार किया जाए। 2018 के बाद जिन जिन विज्ञप्तियां निकाली गई और विद्यार्थियों को फॉर्म भरवाए गए उस पर पुनः विचार किया जाए। वंचित अभ्यर्थियों का चयन किया जाए और उस विद्यार्थियों का चयन किया जाए जिनकी वास्तु के अंदर वहां पर उनके पद के वो हकदार थे। और अगर वो हकदार थे, 12.5% कोटा भूतपूर्व सैनिकों को देने के बाद में जो पद बच रहे थे उन पर उन विद्यार्थियों का चयन किया जाए जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। यह रिकॉर्ड सरकार के पास में होगा ताकि उन विद्यार्थियों के साथ में न्याय हो। नहीं तो अगर इसी तरह से आगे की भर्तियां अगर हम देख लें, वन रक्षक, वनपाल, इसी के अलावा और भी कई भर्तियां आकर आप देखोगे, अभी भी उसमें आप देखना विज्ञप्ति के अंदर बैकलॉग कोटा लिखा गया है और यह बैकलॉग कोटा सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी के विद्यार्थियों को करेगा। ओबीसी आरक्षण आंदोलन से संबंधित कुछ समय पहले, 4-5 महीने पहले विद्यार्थी मेरे से मिले थे। तब मैंने उनको कांस्टेबल विज्ञप्ति परिणाम आने के बाद उनको विसंगतियां बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। मैंने कहा देखो ये एक विसंगति है और ये बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। उस समय विद्यार्थियों का प्रयास भी काफी अच्छा रहा था और काफी विद्यार्थी उनके साथ जुड़े थे, लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि वास्तव में विसंगति है क्या। वो समझ रहे थे हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण खत्म नहीं हो रहा, यह वास्तव में खत्म ही हो रहा है। अब ये इस तरह से लिया जाएगा 37 में से एक भी सीट भी सिलेक्शन नहीं है तो खत्म ही माना जाए।
अभी अभी इन दिनों के अंदर भी विद्यार्थी हित को देकर के मैंने पूरा समर्थन किया। मैंने कहा देखो, विद्यार्थी किसी भी वर्ग का हो, अगर इसी तरह का अगर नुकसान होता रहा तो विद्यार्थी को पढ़ने से कोई मतलब नहीं और हमारा पढ़ाने से भी कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में इस बार भी मैंने पूरा समर्थन किया विद्यार्थियों के हित के लिए और कहा कि विद्यार्थी हित सर्वोपरि है और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों से ही सरकार बनती है। मुझे लगता है सरकार के द्वारा न्याय किया जाएगा, सरकार के द्वारा इस बात को सुना जाएगा और सर्वसहमति से जितनी कैटेगरी के एमएलए एमपी हैं वो सर्वसहमति से अपने विचार रखेंगे और कहेंगे कि वास्तव में इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है और इन विद्यार्थियों को न्याय होना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।